सो इसका जो पार्ट बी है ये नीट रिलेटेड और जेई रिलेटेड कंसेप्ट है। और पार्ट बी क्या बोल रहा है? व्हेन पार्टिकल is kept at rest at origin। ये पार्टिकल पार्ट बी बोल रहा है। अब इसमें आपको कोई सीक्वेंस याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अब आपका मर्जी, किसी को भी आप कुछ भी ले सकते हैं। अभी हम लोग स्टडी करेंगे दिस पार्ट बी। तो आपका मर्जी, कोई भी डायरेक्शन में बी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में वी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में ई हो सकता है। कोई भी आपका इसमें कोई इशू नहीं, बिकॉज आपके पास पार्टिकल तो इधर रेस्ट में है, राइट? तो ये है चार्ज क्यू, रेस्ट। ठीक है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड कीजिए, कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो सेम रखिए, मुझे कोई इशू नहीं है। या नहीं रखना चाहते, चेंज करना चाहते हैं, तब भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो मैं सेम रखना चाहता हूँ। मैंने मैग्नेटिक फील्ड इधर लिया है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिया है जेड एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लिया है? एक्स एक्सिस में लिया है। ऐसा रख लिया। नाउ स्टोरी क्या होगा इसमें? स्टोरी बहुत सिंपल स्टोरी है। सबसे पहला वाला पार्ट इसमें क्या होगा? सिंस पार्टिकल इज एट रेस्ट, so at t equals 0 only electric force will act on it, because आपके पास मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्ट करेगा जब पार्टिकल किस में होगा? मोशन में होगा। क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है, तो जो खाली फोर्स इनिशियली लगेगा पहले स्टार्टिंग में, वो कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो पार्टिकल विल बिगिन टू मूव along z axis, now, तो which implies particle will begin to move along z axis। अच्छा, अब पार्टिकल z एक्सिस में मूव करना स्टार्ट किया। जैसे ही पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, मोशन में आया, और जैसे ही पार्टिकल मोशन में आया तब मैग्नेटिक फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बिट्टू, as soon as particle begins to move, it experiences magnetic force also। अब ये देखना है ये दोनों फोर्स कहाँ कहाँ लगेंगे, कौन कौन से एक्सिस पे लगेंगे पार्टिकल को, क्योंकि फोर्स जिस एक्सिस में, पार्टिकल पहले रेस्ट में था, पार्टिकल को कुछ पता नहीं कहाँ जाना है। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा भाई, पार्टिकल को कोई आइडिया नहीं। तो लेट्स सी कौन कौन सा एक्सिस पे पार्टिकल मूव करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस एक्सिस पे लगा, और पार्टिकल जैसे ही एक्स एक्सिस पे मूव, सॉरी जेड एक्सिस पे मूव करना स्टार्ट किया, आई नीड टू नो मैग्नेटिक फोर्स कौन सा एक्सिस पे लगेगा। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर टेबुलेशन बना लेते हैं जैसा हम लोग सीखे हैं। क्यू वी बी एफ, आपके पास क्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में इनिशियली पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस में है, मतलब के कैप, और बी आपके पास एक्स एक्सिस में आई कैप। तो हमको पता है आई जे के आई जे, मतलब आपके पास फोर्स लगेगा
वाई एक्सिस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो आपके पास वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फोर्स है, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फोर्स है, और कोई एक्सिस में वाई एक्सिस में कोई फोर्स है क्या? सॉरी, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है क्या? कोई फोर्स नहीं है। देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस इंप्लाइज पार्टिकल विल मूव इन YZ plane since there is no force along x axis। x एक्सिस में कोई फोर्स है नहीं तो पार्टिकल उधर क्यों मूव करेगा? क्योंकि जहां पर अब फोर्स का कंपोनेंट नहीं है तो वेलोसिटी नहीं है, तो इसके पास वेलोसिटी जो भी होगी उसके दो ही कंपोनेंट होंगे, एक y कंपोनेंट और एक z कंपोनेंट। x कंपोनेंट जीरो है बिकॉज x कंपोनेंट के लिए, वेलोसिटी के x कंपोनेंट के लिए उस डायरेक्शन में फोर्स भी होना चाहिए। x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग अलोंग x एक्सिस। सो अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूं तो एट एनी टाइम t, at any time t, velocity vector can be given as vy j cap plus vz k cap, क्योंकि there will be no x component। why? because there is no force। फोर्स होगा तभी x में मूव करेगा, अब x में फोर्स है ही नहीं, राइट? और पार्टिकल तो स्टार्टिंग से रेस्ट पे है, पहले मूव कर रहा होता तब स्टोरी अलग होती, पहले भी मूव नहीं कर रहा था, पहले तो पार्टिकल रेस्ट पे था t इक्वल टू जीरो, बिकॉज एट t इक्वल्स टू जीरो हमको ये बात तो पता है, एट t इक्वल्स जीरो v इक्वल्स जीरो, पार्टिकल वाज एट रेस्ट। हम लोगों ने ऐसा स्टार्ट किया, राइट? तो एट एनी टाइम t आपके पास वेलोसिटी आएगा वी वाई जे के प्लस वी जेड के, आपके पास x नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग x, राइट? अच्छा, तो हम लोग नेट फोर्स निकाल लेते हैं पार्टिकल के ऊपर। तो एट एनी, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन पार्टिकल एट एनी टाइम t, पूरा स्टोरी। नेट फोर्स F इज गिवन बाय q e वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, परपेंडिकुलर है, यू कैन यूज दिस i and j। तो q e k कैप प्लस q v, v की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, एंड क्रॉस बी के जगह पे क्या लिखूंगा, बी आई कैप, राइट? तो आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्यू ई के कैप प्लस, देखो जे क्रॉस आई, आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता हो, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज माइनस के, क्यू वी वाई बी इंटू माइनस के कैप, एंड के क्रॉस आई इज प्लस जे प्लस क्यू वी वाई वी जेड बी के कैप प्लस जे कैप, सॉरी के कैप गलती से लिख गया, प्लस जे कैप। आप खुद देख सकते हैं फोर्स सिर्फ दो ही एक्सिस में है, एक आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में z एक्सिस में और एक आपके पास y एक्सिस में, x में कोई फोर्स नहीं है। सो यू विल हैव q v z b j कैप प्लस q कॉमन आ गया e माइनस वी वाई बी के कैप, this is force vector, and you can see there is force only along two axes z and y, so there is no velocity। तो जैसे कि आप जानते हैं एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, a इक्वल्स बस डिवाइडेड बाय मास कर दूंगा, q v z b बाय m j कैप प्लस q बाय m e माइनस वी वाई बी के कैप। इसका मतलब एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है और एक z कंपोनेंट है, तो इसको मैं अलग अलग ट्रीट करके अलग अलग एग्जामिन करूंगा, बिकॉज x और y में एक साथ ट्रीट नहीं कर सकता।
तो ए वाई मेरे पास है क्यू वी जेड बी बाय एम, और ए जेड मेरे पास है क्यू बाय एम ई माइनस वी वाई बी। ऐसा अपने पास है। अच्छा, क्या मैं ए वाई को डी वी वाई बाई डी टी बोल सकता हूं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको इक्वेशन 1 बोलो। सिमिलरली आपके पास दूसरा वाला पार्ट है, ए जेड को अपन क्या बोल सकते हैं, डी वी जेड बाय डी टी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से ध्यान देना, मैं आराम से कर रहा हूं। क्यू बाय एम ई माइनस वी वाई बी, दिस इज इक्वेशन 2, राइट। नाउ सिंस दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2, अब मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टी। देखता हूं एक और बार डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा। डबल डिफरेंशिएटिंग कर रहा हूं इक्वेशन 2। तो ये आया डी टू वी जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स, देखो ई कांस्टेंट है, माइनस क्यू बाय एम बी डी वी वाई बाय डी टी। ऐसा एक आया क्वांटिटी, ऐसा कुछ एक क्वांटिटी आया। और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, जब ऐसा क्वांटिटी आ रहा है, डी वी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, इक्वेशन 1 में है, तो मैं ये सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी वी वाई बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन 1। इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो ध्यान से देखें, रिजल्ट इंटरेस्टिंग है। डी टू वी जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस क्यू बी बाय एम। देखो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वैल्यू है क्यू वी जेड बी बाय एम, मतलब क्यू बी बाय एम इंटू वी जेड। दिस इम्प्लाइज, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, वी जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस क्यू बी बाय एम का होल स्क्वायर इंटू वी जेड। ऐसा इक्वेशन आप पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्या सॉल्व किए हैं याद दिलाता हूं मैं आपको। याद कीजिए, जब आपने एसएचएम पढ़ा था, एसएचएम पढ़ा था तो आपने ये देखा था ए इक्वल्स माइनस के एक्स, यही एसएचएम है। तो के बाई एम एक्स, के बाई एम को आपने क्या बोला था, ओमेगा स्क्वायर, सो ए इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए को आप बोलते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v को बोलते हैं आप डी एक्स बाई डी टी, तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो ये उसी तरीके से बन रहा है, सिमिलरिटी देखो, डी टू वी जेड बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वी जेड, इधर वी जेड तो इधर वी जेड, इधर एक्स तो इधर एक्स। तो इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आया था, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सॉल्यूशन। आपके पास सॉल्यूशन आया था x इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर याद आ रहा है तो। क्योंकि मैं दोबारा से सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करूंगा कि वी जेड इक्वल्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मेरे को ए निकालना है और फाइव निकालना है। देखो मैंने ये कैसे किया, मैंने बस इक्वेशन को ऐसा लिखा और मैं बोला इसकी सिमिलरिटी, ऐसा इक्वेशन मैं पहले भी देख चुका हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं जानता हूँ, इसलिए डायरेक्ट यूज किया। नहीं जानता तो आपको वापस से ये प्रूफ करता, जो कि ज्यादा लेंदी हो जाता।
पर ये तो वही टाइप का इक्वेशन है, एसएचएम टाइप का इक्वेशन है। ये एसएचएम नहीं है, दिस इज नॉट एसएचएम। एसएचएम में लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, बोलेंगे सर क्या ये एसएचएम है? नहीं, ये एसएचएम नहीं है। एसएचएम के तो स्टोरी ये है, यहाँ पर तो d2x/dt² अगर होता है, यहाँ पर तो d2vz/dt²। अगर इधर d2x/dt² वैसा होता तब जाके एसएचएम होता। तो दिस इज नॉट एसएचएम, ये वाला एसएचएम है। पर मैं इसका सॉल्यूशन उठाया हूँ, इसका सॉल्यूशन ऐसा आता है तो इसका सॉल्यूशन भी ऐसा ही आएगा। तो vz की वैल्यू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। अब मुझे a और फाइव मिल जाए तो काम आ जाएगा। So how to calculate a and phi? I will be using boundary conditions. Now boundary condition क्या है? बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चन में गिवन रहते हैं कंडीशंस। क्या कंडीशन हमको गिवन है? एट t इक्वल्स 0 vx इक्वल्स vy इक्वल्स vz इक्वल्स 0, ये हमको पता है, तो यही पुट करूंगा। तो एट t इक्वल्स 0 सब कुछ 0 है, तो आपके पास यहाँ पर vz को अगर हम लोग यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस, तो विल हैव 0 इक्वल्स a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाइव। a तो 0 होगा नहीं, तो 0 इक्वल्स a साइन फाइव। तो साइन 0 कहाँ कहाँ पे लेता है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर बोलेंगे साइन फाइव इक्वल्स 0। तो फाइव की वैल्यू इधर 0 और पाई और 2 पाई और n पाई, तो मैं 0 चूज कर रहा हूँ, इजी हो जाए। तो आपके पास इस बाउंड्री कंडीशन को यूज करके vz की वैल्यू आ गई a साइन ओमेगा t। अब बारी है a निकालने की। हाउ टू कैलकुलेट a, क्योंकि फाइव तो निकाल लिए हैं हम, अब a कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 2 a निकालने के लिए। इक्वेशन 2 कैसे यूज करेंगे आपको समझाऊंगा। इक्वेशन 2 गिवन है dvz/dt इक्वल्स q बाई m e माइनस dvy/dt। तो इक्वेशन 2 क्या है आपके पास? dvz/dt इक्वल्स q बाई m e माइनस vy/b, ऐसा है। इसको कैसे यूज करेंगे बताता हूँ। बिकॉज हमारे पास यहाँ पर vz निकल गया, ये रहा vz, dvz/dt की वैल्यू ये है, तो मैं इसको ये वाले vz को भी डिफरेंशिएट करूंगा जो हम लोगों ने निकाला है, d a साइन ओमेगा t बाय dt, क्योंकि a को पिक्चर में लाना है भाई, a पिक्चर में चाहिए तभी जाके आगे काम होगा। इट इज a ओमेगा cos ओमेगा t, दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वल बोल सकते हैं, मतलब a ओमेगा cos ओमेगा t इक्वल्स q बाय m e माइनस vy/b। अब आप बोलेंगे सर अब भी कैसे निकालेंगे, vy तो नहीं पता है, लोचा हो गया है, तो नहीं हुआ है, काम हो जाएगा। हम वापस से इधर क्या यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, दैट इज एट t इक्वल्स 0 vy इक्वल्स 0। देखो यूज करो, t 0 है मतलब a ओमेगा cos 0 इक्वल्स q बाय m e, हो गया ना। cos 0 की वैल्यू 1, a की वैल्यू है q बाय m e बाय ओमेगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया, आप बोलेंगे सर ओमेगा क्या है? देखो कंपैरिजन अगर हम करें, ओमेगा की वैल्यू इधर क्या है, क्यू बी बाय एम, बिकॉज दिस इज ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, ये वाली पार्ट क्या होगी, ओमेगा है, तो ओमेगा को हम यहाँ पर पुट करें, दैट इज क्यू ई डिवाइडेड बाय ओमेगा, सॉरी डिवाइडेड बाय एम इंटू क्यू बी, ऊपर m जाएगा, यहाँ से कैंसल आउट, एंड a की वैल्यू आ गई a इक्वल्स e बाई बी। इंटरेस्टिंग वैल्यूज है e बाई बी, राइट। तो v की वैल्यू फाइनली vz इज फाइनली यू हैव e बाई बी साइन ओमेगा t, सब कुछ मिल गया, वेयर ओमेगा इक्वल्स क्यू बी बाय m।
ये वी जेड का टोटल स्टोरी आपको मिल गया है, वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन से अभी कुछ नहीं मिल रहा है खाली, क्योंकि आपको अब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी चाहिए। तो वाई डायरेक्शन के लिए आपके पास वापस से इक्वेशन 1 जाना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में आते, पुटिंग वैल्यू ऑफ Vz in इक्वेशन 1, तो dvy बाय dt इक्वल्स वैल्यूज देख लेते हैं इक्वेशन 1 की क्या है। इक्वेशन 1 लेट्स सी, इक्वेशन 1 इज क्यू बी बाय एम इंटू वी जेड। ठीक है, क्यू बी बाय एम इंटू वी जेड के जगह पे हम लोग पूरी वैल्यू डालते हैं वी जेड की, ई बाय बी साइन ओमेगा टी। देख लो यहाँ से मेरे ख्याल से बी और बी तो गया, so next line will be dvy by dt equals qe by m sin ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं vy निकालने के लिए, dvy equals qe by m sin ओमेगा टी dt। इंटीग्रेट इट, लिमिट ध्यान से, t इक्वल 0 पे vy इक्वल्स 0, t इक्वल्स t पे vy। नाउ vy का इंटीग्रेशन dvy का तो vy रह जाएगा, लिमिट 0 से vy, क्यू ई बाई एम कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपके पास होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ये इंटीग्रेशन, जिसको याद है उसको याद है, जिसको नहीं है नहीं है। तो यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे, वी वाई का तो आपके पास वी वाई आ गया, इसका आ गया क्यू ई बाय एम, वैल्यूज पुट करने के बाद कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, 1 बाय ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, which is QE by M ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये आपके पास पूरी वैल्यू है ना। ओमेगा को भी आप वापस से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जैसे ही आप ओमेगा को सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू वही आएगी, वी वाई इक्वल्स ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी वाई। मीन्स कोई भी पॉइंट ऑफ पाथ पे आपने कोई भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी निकाल दी। अब t इक्वल्स टू 0 पे आप देख सकते हैं वी वाई भी 0 है, वी जेड भी 0 है, t इक्वल टू 0 पे। तो आपने अभी तक हम लोगों ने इतना सारा कैलकुलेशन किया क्या निकालने के लिए, सिर्फ वेलोसिटी निकालने के लिए, बट हम वेलोसिटी में इंटरेस्टेड नहीं है। वी वांट टू नो व्हाट पाथ ऑफ द पार्टिकल, पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल किस पाथ में मोशन करेगा, किस तरीके से मोशन करेगा, सर्कुलर होगा, हेलिकल होगा, किस तरीके से पार्टिकल का मोशन होगा। क्योंकि पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन करेगा, 3 डायमेंशन में तो जाएगा नहीं, बिकॉज दो ही वेलोसिटी अवेलेबल है, दैट इज वाई वेलोसिटी एंड जेड वेलोसिटी। तो मेरे को क्या चाहिए, पार्टिकल का दोनों पाथ चाहिए। तो आपके पास जैसे वी वाई आपके पास इधर क्या है, ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और वी जेड आपके पास क्या है, ई बाय बी साइन ओमेगा टी। राइट, अब मुझे पार्टिकल का पाथ चाहिए, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है,
वी वाई को क्या लिख दूंगा, डी वी वाई बाई डी टी इक्वल्स ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। तो यहां से y आएगा क्या, यस आएगा, dy इक्वल्स ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी dt. Now let's integrate it. t इक्वल्स 0 पे पार्टिकल का पोजीशन कहाँ था, ओरिजिन पे। t इक्वल्स t पे पार्टिकल का पोजीशन मुझे जानना है, राइट। तो निकालें पार्टिकल का पोजीशन, dy का इंटीग्रेशन है y, कहाँ से कहाँ तक, 0 से y तक। नाउ e बाई बी बाहर आ गया, राइट। 1 dt का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होगा। ऐसे ही अलग अलग करेंगे। लिमिट आपके पास t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स t, t इक्वल्स 0 से t इक्वल्स t। y का इंटीग्रेशन आपने किया है, क्या आ रही है वैल्यू, y आ रही है e बाई बी, t का इंटीग्रेशन आपके पास t आएगा, लिमिट 0 से t, और cos ओमेगा t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आएगा, sin ओमेगा t पॉजिटिव में बाय ओमेगा 0 से t, राइट। अब इस वैल्यूज को पुट करें तो y की कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में वैल्यू आ रही है e बाय बी ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी। पुट करके देख लो, ये y आ रहा है कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में। सिमिलरली जिस तरीके से y पता चला, और z निकालना तो और भी आसान है। कैसे, dz बाई डी टी इक्वल्स ई बाई बी साइन ओमेगा टी, ये एक लाइन में आएगा। तो dz इक्वल्स ई बाई बी साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन एट t इक्वल्स 0, z इक्वल्स 0, t इक्वल्स t, z इक्वल्स z। अब निकाल लो वैल्यूज। z इक्वल्स ई बाई बी, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, अभी अभी बताया है, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा 0 से t। आ गया तुम्हारे पास ये वाला भी, e बाय बी ओमेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये हो गया z। तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में पार्टिकल का पोजीशन इज गिवन बाय दिस, z कोऑर्डिनेट ये रहा, y कोऑर्डिनेट ये रहा। अगर ये दोनों ग्राफ को प्लॉट करें तो ये कैसे दिखाई देगा आपको पता है, एक साइक्लॉइड के जैसे दिखाई देगा। क्या होता है साइक्लॉइड, बता देता हूं। सो पार्टिकल विल मूव इन cycloidal path. This is the equation of cycloid, 1 minus cos omega t and omega t minus sin omega t। ये इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड है, और ये साइक्लॉइड आप पढ़े हैं क्या होता है, आपको वो मैं बता रहा हूँ, दिखाता हूँ साइक्लॉइड क्या होता है। सी आप 11th में एक कंसेप्ट पढ़े थे, रोलिंग, ठीक है। नाउ ये एक व्हील है, ये एक व्हील है, इस व्हील के ऊपर एक पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट का ट्रेजेक्ट्री देखिए, पाथ देखिए, जब ये व्हील रोटेट होता है सिर्फ ये पॉइंट का पाथ बनाया जा रहा है। देखिए ये पॉइंट आगे भी जा रहा है, रोटेट भी हो रहा है। ये जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉइड। ये जो पूरा पाथ आप देखें, ये जो सामने आपके पास ये पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस है, ये जिस तरीके से मूव किया, ये खाली पॉइंट जैसे मूव किया, इस पॉइंट का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लॉइडल
मोशन, और ये पाथ आपके पास, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉइड बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास इस केस में पार्टिकल है, पार्टिकल कैसे मोशन करेगा, ये जो पार्टिकल रेस्ट में था, पार्टिकल जो रेस्ट पे था, ये कैसे मोशन करेगा आपको पता है? मैं यहाँ पर सिर्फ z और अलग से बना रहा हूँ, z एक्सिस और y एक्सिस, यही दो एक्सिस अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो ही एक्सिस बनाऊंगा मैं, एक्स वाई नहीं बनाऊंगा। पार्टिकल का पाथ बताने के लिए, तो दिस इज लेट इट बी z एक्सिस एंड दिस इज लेट इट बी y एक्सिस, ठीक है। तो पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा, ये अगर पार्टिकल है, इसका मोशन देखो, पार्टिकल ऐसा मोशन करेगा z एक्सिस पे, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी एक्सिस पे पार्टिकल मूव करते करते जाएगा। पाथ इज साइक्लोइडल, इस तरीके का पाथ आएगा पार्टिकल का, ये रहा ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दिस y वेलोसिटी इज जीरो, तो y वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो होती है, इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कौन सी रहेगी, z रहेगी, vy इधर क्या होगी, जीरो होगी। बस आप यहाँ पर वो टाइम निकाल लेना जहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर पुट कर देना vy इक्वल जीरो, टाइम पता चल जाएगा कौन कौन से टाइम पे vy आपके पास जीरो होगा, निकाल लेना कौन कौन से टाइम पे जीरो होगा। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे सवाल इसमें पूछ लेते हैं जेई में। तो डायरेक्टली आपको क्या याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है, vy और vz, क्योंकि ये याद रखना इजी है, साइक्लॉइड की इक्वेशन है ये, vy इक्वल्स e बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी एंड vz इक्वल्स e बाई बी साइन ओमेगा टी। ये आपके पास क्या रहेगा, क्योंकि जिसमें आपके पास z, जिस एक्सिस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी साइन ओमेगा टी, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगी या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली जो एक्सिस रहेगी उसमें होगी e बाई बी 1 माइनस साइन ओमेगा टी, दैट्स इट। उसके बाद आपने उसको दोबारा इंटीग्रेट करके पोजीशंस निकाले, और ये जो दो इक्वेशन है, दिस टू इक्वेशंस आर द इक्वेशन ऑफ दिस साइक्लोइडल पाथ। तो पार्टिकल का मोशन किस तरीके से है, आई होप आपको समझ में आया हो। और ये कौन सा केस है, जब ये दोनों कैसे मूव करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगी, राइट। केस टू आपके पास क्या बोलता है, जैसे कि एक आपके पास परपेंडिकुलर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हुआ, जो हमारे पास नीट सिलेबस में, जेई सिलेबस में हम वही देख रहे हैं। केस टू यहाँ पर ये बोलेगा व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड पार्टिकल is projected perpendicular to magnetic field as well as electric field, ऐसा अगर सिचुएशन हुआ, ये अपना केस टू है। केस वन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और पार्टिकल हम लोग रेस्ट पे रखे थे। अभी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, रेस्ट में नहीं रखेंगे। क्यों रेस्ट वाला पार्ट हम लोग नहीं लेंगे वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ये देखो, अब वापस से यहाँ पर थ्री डायमेंशनल फील्ड ले लिया हूँ, हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सेम इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में अपने पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों का डायरेक्शन अपने पास क्या है, सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब पार्टिकल को अगर मैं रेस्ट में रखा इधर, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है,
अगर पार्टिकल रेस्ट पे हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जीरो। सो ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स विल एक्ट अलोंग वाई एक्सिस। तो पार्टिकल कौन सा एक्सिस पे मूव करना स्टार्ट करेगा, वाई एक्सिस में मूव करना स्टार्ट करेगा। अब जब पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव करना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स तो जीरो ही डालेगा, बिकॉज दोनों तो पैरेलल है। तो पार्टिकल सिर्फ कैसा मूव करेगा, वाई एक्सिस में मूव करेगा। तो यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट एफ एम इज जीरो ओनली एफ विल एक्ट अलोंग वाई एक्सिस, which implies particle will begin to move along y-axis and no magnetic force will act because angle between them is zero। कभी भी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा तो पार्टिकल सिर्फ कौन सा एक्सिस में मूव करेगा, वाई एक्सिस पे ही मूव करते रहेगा, कभी भी और कोई एक्सिस पे जाएगा ही नहीं, बिकॉज और कोई एक्सिस पे जाने के लिए डेविएशन चाहिए, डेविएशन मिलेगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स लगे नहीं रहा। तो पार्टिकल हमेशा किस में मूव करेगा, वाई एक्सिस में मूव करता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का इधर कोई रोल नहीं। अच्छा, अब दूसरा केस अगर यहाँ पर रखा नहीं है तो प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट मैंने परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्यों लिया, पैरेलल प्रोजेक्शन क्यों नहीं लिया। अगर पैरेलल प्रोजेक्शन लूंगा तो कोई स्टोरी नहीं, सेम स्टोरी होगी। पैरेलल प्रोजेक्शन लिया तो सेम स्टोरी होगी। एक पार्टिकल इज एट रेस्ट से अगर मैं बोलूंगा एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स तो कुछ होगा ही नहीं, जो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो इसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई रोल आएगा नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल लाने के लिए पार्टिकल को क्या किया गया, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन दिया गया, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन दिया गया मैग्नेटिक फोर्स का रोल पिक्चर में लाने के लिए। तो यहाँ पर पार्टिकल को जिसका चार्ज Q है, मास M है, उसको मैंने इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया। अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर, क्या क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब दोनों फोर्स कौन कौन से डायरेक्शन में लग रहे हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, डायरेक्शन निकाल लेते हैं, देखो टेबल बनाएंगे, क्यू वी बी एफ पॉजिटिव, वी तुम्हारे पास क्या आ रहा है, आई कैप, बी क्या है, जे कैप, और आई जे तो के ही होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स तुम्हारे पास कहाँ लग रहा है, के कैप में लग रहा है, पॉजिटिव के इधर, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। तो पार्टिकल आपके पास कौन से प्लेन में मूव करेगा, वाई जेड प्लेन में मूव करेगा, और कोई प्लेन में मूव नहीं करेगा। पार्टिकल मूव अलोंग वाई जेड प्लेन ओनली, उसका पूरा पाथ आपको बता दिया जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू ई जे कैप प्लस क्यू वी बी के कैप, वैल्यूज पुट करके खुद निकाल के देख लो, वैल्यू यही आएगी, क्यू ई जे कैप प्लस क्यू वी बी के कैप। अब हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे प्रीवियस केस में प्रोसीड किए थे, एक्सेलरेशन लिखेंगे। नाउ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय एफ बाय एम प्लस क्यू वी बी बाय एम के कैप। सो हमारे पास यहाँ पर
एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई में है और जेड में, ठीक है। तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, velocity is given by vx I cap plus vy j cap प्लस vz k cap। ये आपके पास कोई भी टाइम t पे हम लोगों ने वेलोसिटी लिख दिया, राइट। तो क्योंकि x में प्रोजेक्ट किया गया है, y में फोर्स है, z में फोर्स है। नाउ पॉइंट इज दैट कि vy जो आपके पास वेलोसिटी है इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली। ऐसा क्यों? बिकॉज वाई में आपके पास क्या है, अगर मैग्नेटिक फोर्स मान के चलो, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। मान के चलो हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बात करते हैं, दोनों को अलग अलग लेते हैं। तो जब आपके पास एक डायरेक्शन में, जो कि ऊपर वाला डायरेक्शन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और आपने चार्ज पार्टिकल इधर प्रोजेक्ट किया है v। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया जब वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर होंगे, इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर टेबल भी बनवाया था, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। तो जब खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, लाइक दिस। वाई, तो हर पॉइंट पे आपके पास वेलोसिटी के, जैसे यहाँ पर अगर आप पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पे बोलेंगे सर वेलोसिटी v डैश बताइए, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आपके पास x कंपोनेंट होगा, एक आपके पास y कंपोनेंट होगा। आप ये बात 11th में पढ़े हैं, x कंपोनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इफ v वेक्टर की वैल्यू v नॉट है तो vx की वैल्यू भी v नॉट होगी। आप वी वाई कैसे निकालेंगे, ये आप पढ़े हैं। आप x का काम x में करेंगे, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो देयर विल बी नो चेंज इन x वेलोसिटी। तो यहाँ पर आप x और y कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर vx इक्वल्स v नॉट, वी वाई इनिशियली, vx बोल रहा हूँ, इनिशियली बोल रहा हूँ, ux इक्वल्स v नॉट एंड uy इक्वल्स 0। नाउ ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, बट वाई डायरेक्शन में इधर एक्सेलरेशन है, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस इज क्यू ई बाय एम, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, राइट। तो एट एनी टाइम टी वी एक्स की वैल्यू तो वी नॉट ही रहेगी, बिकॉज ए एक्स जीरो है, फॉर्मूला लगाओगे v इक्वल्स यू प्लस ए टी, बट एनी टाइम टी वी वाई की वैल्यू होगी यू वाई प्लस ए वाई टी, दैट इज क्यू ई बाय एम इंटू टी, ये हो जाएगा वी वाई। तो आपके पास वी एक्स की वैल्यू वही वी नॉट लेने वाली है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप क्या लिखो, वी डैश लिखो, वी डैश वेक्टर की वैल्यू होगी वी नॉट आई कैप प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी जे कैप, ये तो इस केस में है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने से तो सिर्फ y कंपोनेंट आया, x कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं है, y कंपोनेंट एडिशनल आ जा रहा है। नाउ सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इधर खाली मैग्नेटिक फील्ड होता, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, खाली मैग्नेटिक फील्ड होता, तो पार्टिकल क्या करता, यहाँ पर अगर खाली मैग्नेटिक फील्ड होता, इस केस में यहाँ पर पार्टिकल v वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये y एक्सिस था। तो पार्टिकल क्या करता, पार्टिकल इसी प्लेन में घूमता रहता, मतलब ये कौन सा प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है,
कौन से प्लेन में सर्कुलर मोशन में जा रहा है, वाई में नहीं जा रहा है। पार्टिकल will execute circular motion in xz plane। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, x और z की वेलोसिटी, x और z की वे कोई भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी वेक्टर है, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट पे आप अगर वेलोसिटी वेक्टर का मॉड निकालेंगे, v डैश का मॉड, ये v नॉट ही होने वाला है। इस जीरो बोल दिया गलती से, ये क्या होने वाला है, v नॉट ही होने वाला है। अगर ये v नॉट था तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि इधर का Vx and Z is because of magnetic field and Vy is due to electric field. Means Vx and Vz is due to magnetic field. तो ये मैं आपको समझाना चाहता था कि Vx और Vz जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएगा, और आपके पास Vy जो आएगा वो किस वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। तो राइट, तो हम लोग Vy कोई भी टाइम t पे निकाल सकते हैं, और वो मैं ऑलरेडी निकाल लिया हूँ इधर, जो आपको बताया हूँ वही वैल्यू है। तो कोई भी टाइम t पे Vy की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, QE/m इंटू टी, ये हो गया Vy। ना हमको चाहिए Vx एंड Vz। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर Vx और Vz कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनका मैग्नीट्यूड होगा V नॉट। मतलब आपके पास इधर दो कंपोनेंट आ जाएंगे, x कंपोनेंट और z कंपोनेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड V नॉट ही होने वाला है। इसका मतलब Vx का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स V नॉट। मतलब x और z इज टोटली बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हाथ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मॉडिफाई कर ही नहीं सकता, x और z को मॉडिफाई कर ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड उनको हाथ ही नहीं लगा सकता, उनको हाथ कौन लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हाथ लगाएगा। x और z प्लेन में जो भी मोशन होगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होगा, और किसी की वजह से नहीं होगा। तो ये बात आपको समझने का है, और कुछ नहीं है। एंड ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको निकालना सिखा दिया हूँ। चलो हम सिर्फ और सिर्फ XZ प्लेन बनाएंगे, और कुछ नहीं बनाएंगे, x और z ही बनाएंगे, आपको पूरा डिटेल में समझाने के लिए। तो ये आपके पास x है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कहाँ पर है, y एक्सिस में। तो यहाँ पर y आप कैसे पता करेंगे कि y कौन सा होगा, देखो आपको पता है KIZ होता है, मतलब J होता है, I मतलब अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये अंदर वाला Y होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ दिखाई देगा, जो हमने सिचुएशन लिया है अंदर की तरफ है। ये बनाने का तरीका है, यहाँ हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। आपने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है इधर इस एक्सिस पे, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, इधर प्रोजेक्ट है v वेलोसिटी से, v वेक्टर का मॉड हो गया आपके पास v नॉट, ठीक है। तो पार्टिकल आपके पास रोटेट कर रहा है इस एक्सिस में, रोटेशन निकाल लो इसका, ये रहा रोटेशन, पार्टिकल रोटेट कर रहा है एक्जेक्ट प्लेन में, डन। इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो कोई भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे ये रहा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपके पास x और z में ही होगी, तो इधर आपके पास जो भी वेलोसिटी v डैश होगी, v वेक्टर होगी, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक इसका रहेगा x कंपोनेंट, और इसका कौन सा कंपोनेंट रहेगा, z कंपोनेंट। तो यहाँ पर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे vx एंड vz, ये ऑलरेडी आपको निकालना सिखाया है, याद करो। यहाँ पर ये रेडियस r है,
हम लोगों ने थीटा वगैरह यूज़ करके निकालना सिखाया था मैंने आपको कि अगर ये हॉरिजेंटल के साथ थीटा बना रहा है, ये एंगल भी थीटा है, थीटा ओमेगा टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ से आप वी एक्स को बोल सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा, वे थीटा, एंड वी जेड आप बोल सकते हैं वी नॉट साइन थीटा। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने थीटा वगैरह सब निकाला था, साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू हम लोगों ने वहाँ से निकाली थी, थीटा इक्वल्स ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू क्या है, बी क्यू बाय एम इंटू टी। डेविएशन पहले वाले पार्ट में हम लोग जो देखे थे उसी से ही निकाले, बी क्यू बाय एम इंटू टी। तो आपके पास वी एक्स आ गया, वी जेड हो गया, तो आपके पास टोटल वेलोसिटी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा पता है, वी नॉट कॉस बी क्यू बाय एम इंटू टी आई कैप प्लस वी नॉट क्यू, सॉरी ये आई कैप निकल, ये आई कैप हो गया, क्यू ई बाई एम टी जे कैप प्लस वी नॉट साइन बी क्यू बाई एम इंटू टी के कैप। एकदम सिंपल पार्ट है, ये डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया था इसलिए डायरेक्ट बता दिया है किस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे ना। जब आपको इनका पाथ समझ में आ गया है, इनका पाथ कैसा पाथ होगा, कंबाइंड पाथ होगा। ये किस तरीके से मूव करेंगे, कंबाइंड वे में मूव करेंगे एक्स वाई और जेड में, और इनका जो कंबाइंड पाथ क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो। जो ये आपके पास एक्सिस है, पार्टिकल एक्जेड प्लेन में मूव करते करते वाई में कैसे जाएगा, ये रहा पार्टिकल, आपने इधर वी नॉट वेलोसिटी से इधर छोड़ा था, और इसका पाथ देखो, पार्टिकल इस पैराबोलिक पाथ के अक्रॉस में ही मूव करेगा, देखो क्योंकि ये पाथ ऐसा है, अरे अरे एक मिनट, जस्ट अ मिनट, पार्टिकल का मोशन आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। पार्टिकल देखो, यहाँ पर x और z में आपके पास सर्कुलर मोशन में जाएगा, एंड y में आपके पास कैसा जाएगा, सीधा सीधा एक्सेलरेट करते हुए जाएगा, y में एक्सेलरेट करेगा, x और z में कैसा करेगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो पाथ उसके पास इस तरीके से हेलिकल होगा, जिसमें पिच चेंज हो रहा है। देखो ये पिच बढ़ते बढ़ते जाएगा, पर रेडियस कांस्टेंट रहेगा, एंड सो ऑन। पिच क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, पर रेडियस आपके पास कांस्टेंट रहेगा। वाई, पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। बट एक्स और जेड वाला पार्ट रेडियस डिपेंड करता है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। व्हाट इज दिस हॉल इफेक्ट? हॉल ने एक ऑब्जर्वेशन देखा था, उन्होंने बोला कि व्हेन अ current carrying conductor is placed in a magnetic field, an EMF is developed across the perpendicular cross section
ऑफ द कंडक्टर। ये परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन समझाता हूँ क्या बोला वो पूरा स्टोरी। मान के चलो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अपन पूरा यूनिफॉर्म वाला ही पार्ट देखेंगे, इजी टू अंडरस्टैंड। आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, इस रीजन में आपने क्या किया, एक कंडक्टर प्लेस किया, चल मैं के कंडक्टर। ये अपने पास कंडक्टर, कंडक्टर हमने प्लेस किया है दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये आपके पास लेंथ L है, दिस इज लेंथ L एंड ब्रेथ B। यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं फेस A B C D E F G H, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस कंडक्टर में करंट है, और वो इस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट है I, इधर जा रहा है। तो उनका कहने का मतलब है कि आपके पास जो ईएमएफ डेवलप होगा वो ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच फेस में होगा। मतलब ये जो आपके पास फेस है ए बी सी डी, ये वाला फेस, ये आपके पास या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जो दूसरा फेस है ये पीछे वाला, ये पीछे वाला फेस, ये आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज रहेंगे। इस तरीके से आपके पास उन्होंने कहा था। तो दो फेसेस हैं आपके पास, ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नाउ ये स्टोरी कैसे होती है ये हम आपको समझाएंगे कि आपके पास चार्जेस ईएमएफ इधर डेवलप हो जाएगा, ए बी सी डी जो फेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ई एफ जी एच आपके पास क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, या वाइस वर्सा। ऐसा कैसे होता है ये आपको हॉल इफेक्ट में मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों होगा। नाउ करंट आई है, इसका मतलब आपके पास इसमें चार्ज पार्टिकल्स है। क्यों, एक कंडक्टर अगर मैं लूंगा, यहाँ पर कंडक्टर अगर हम दोबारा से बनाते हैं, एक जब आपको बोला गया है कि इसमें करंट आई जा रहा है, इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है विथ ए वेलोसिटी वी डी। इसका मतलब तो वही है, करंट आई अगर आपके पास लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट से लेफ्ट जा रहा है। और आपको पता है आई की वैल्यू इज गिवन बाय एन ई ए वी डी, ये आपको अच्छे से पता है। ए इज एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, राइट, जिसकी इसकी लेंथ एल है और इसकी ब्रेथ बी है, हाइट एच ले लो। तो और जो ऐसे दे दिया आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वैसे तो जरूरत पड़ेगा नहीं फिर भी दे दिया, ठीक है। तो एन आपके पास है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ई आपके पास चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वी डी आपके पास ट्रिप वेलोसिटी। अब इस चार्ज पार्टिकल का अगर मोशन हो रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बिकॉज देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपके पास इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। चलो फोर्स लगाते हैं इधर, मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन क्या होगा, वापस से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, क्यू वी बी एफ। देखो आपके पास क्यू है नेगेटिव
वेलोसिटी आपके पास लेफ्ट की तरफ है मतलब माइनस आई कैप, बी आपके पास ऊपर की तरफ है जे कैप, तो सबको पॉजिटिव बनाए आई जे, और ये माइनस एक और माइनस, तो आई जे का क्या होता है के होता है, सिंपल है। तो आपके पास प्लस के में फोर्स लगेगा, मतलब आगे की तरफ इधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट करेंगे, किस तरफ मोशन करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अब सीधा मूव नहीं करेगा, जैसे कि आपको पता है सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब आगे की तरफ जाएगा। तो आगे वाला फेस आपके पास कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, और पीछे वाला फेस आपके पास क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर धीरे धीरे आपके पास क्या होने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर फेसेस पॉजिटिव और नेगेटिव होने लगेंगे। तो देर सेटअप एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में, इधर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा है, जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ता रहेगा। ध्यान से स्टोरी समझना। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहले क्या लग रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर था, आगे में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा था, और पीछे में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, कम था। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा था, आगे मूव कर रहा था। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते गए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया, मैग्नेटिक फोर्स चेंज नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता गया। देयर विल बी अ टाइम व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिपॉजिट चेंज कम नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और भी क्या होता गया, डिपॉजिट होता गया। तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो गया, ये जैसे जैसे नेगेटिव बनता रहेगा दूसरा वाला पॉजिटिव बनता रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता रहेगा आपके पास, बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता रहेगा आपके पास, बढ़ता रहेगा। ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। And when these are equal, when electric force is equal to magnetic force, no electron will deviate। अब इलेक्ट्रॉन डेविएट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन अपने ही पाथ पे अब सीधा सीधा चलेगा। तो देर इज ए परमानेंट, तो आप ऐसे बोल सकते हैं देर इज परमानेंट EMF across दिस क्या है इसका, अक्रॉस कंडक्टर। अब एक परमानेंट ही है मैफ आ गया, और ना बढ़ेगा क्योंकि अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा था ना। स्टार्टिंग केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था, सिर्फ कौन सा फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स था, और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स था तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे थे। तो जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आने लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कम था, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होता रहा, बढ़ता रहा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता रहा आपके पास यहाँ पर परमानेंट EMF आ गया। वो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब सिंपल सा केस है, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स QE, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स Q ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू B। तो आपके पास यहाँ पर Q से Q कट गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फोर्स V। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से E/L, लेंथ देखो इसका जिसके अक्रॉस में है वो B है, तो V/B इक्वल्स, ये V वेलोसिटी है, ये V पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलप्ड, VD इंटू B। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड इक्वल्स VD इंटू B स्मॉल b। और आप पोटेंशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाय NEA B इंटू कैपिटल, खत्म, ये हो गया डेल V। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप। आपको सब कुछ पता है।
और जैसे ही सब कुछ पता है कंडक्टर के बारे में, हॉल बोलता है कि यही दोनों सरफेस पे, ये आगे वाला और पीछे वाले में आपके पास इस तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। पीछे वाला सरफेस नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज, आगे वाला सरफेस नेगेटिवली चार्ज, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। सी हॉल इफेक्ट का आपको एक वीडियो हम लोग दिखा देते हैं ताकि आपको हॉल इफेक्ट पूरा समझ में आ जाए। अब ये बैटरी है, यहाँ पर पूरा सेटअप वैसे ही है परपेंडिकुलर। ये आपके पास ये वाला पार्ट आपके पास कंडक्टर है जिसको हम लोग बैटरी से इधर लगा दिए हैं, और ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर जा रहे हैं इसमें से। अब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। देख लो, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं डाइवर्ट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितना वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो हम लोग देख लिए। दिस इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। एक मैग्नेट अगर होगा तो उसके दोनों पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल, क्योंकि इधर से करंट पास हो रहा है, वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा देगा, बोलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों पॉइंट पे आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। दिस इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट, राइट।